Yes, now nobody will speak. ROI formula yesterday we have discussed, that is equal to PBIT divided by capital employed into 100. आपको प्रॉफिट लेना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट ऑलरेडी वी नो वी कैन अप्लाई हियर लायबिलिटी अप्रोच, वी कैन इवन अप्लाई हियर एसेट अप्रोच. ठीक है, एक बात नई आपको सिखाई थी, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखी है तो लायबिलिटी अप्रोच में भी उसे माइनस करना है और एसेट अप्रोच में भी बाकी सारे एसेट्स ले लेने हैं, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी. यू आर गेटिंग मी? एंड व्हाट अबाउट हियर? पीबीआईटी में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या करना है? माइनस करना है. एम आई राइट? तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने कल डिस्कस करी है. लेट्स बिगिन. ही सेज आपने मशीनरी खरीदी और बदले में, अब तो शेयर कैपिटल का चैप्टर कर लिया, बदले में आपने अपनी कंपनी के शेयर दिए, तो आपको परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला केस करवाया हुआ ना शेयर कैपिटल में. जब मशीन खरीदते हैं तो एंट्री होती है मशीनरी टू वेंडर. आपने उन्हें कैश नहीं दिया, आपने क्या कर दिया? वेंडर टू शेयर कैपिटल. क्या इस ट्रांजैक्शन का मेरी इस रेशियो पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज मशीनरी इज माय फिक्स्ड एसेट. एम आई राइट? फिक्स एसेट है तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगी. सेकेंडली शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगी, चाहे लायबिलिटी अप्रोच देख लो चाहे एसेट अप्रोच देख लो. क्या इस पे फर्क पड़ेगा? क्या न्यूमरेटर पे फर्क पड़ेगा? सोचो, न्यूमरेटर में आना ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कोई बात नहीं हो रही इंटरेस्ट की, कोई बात नहीं हो रही प्रॉफिट की. सो माय डिनोमिनेटर इज गोइंग टू इंक्रीज. जब न्यूमरेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो कम्स डाउन. देखो डिक्रीज लिखा है. लॉजिक इज क्लियर? लॉजिक इज क्लियर? बोलना तो करो कुछ. ओके डन. अब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है. एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. विल इट इफेक्ट योर रेशियो? यस, बिकॉज डेप्रिसिएशन के कारण प्रॉफिट कम होता है. दैट इज माय नॉन कैश एक्सपेंडिचर. एम आई राइट? और क्या होगा? और किस पे फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट अगर कम होगा तो एसेट भी तो कम होंगे, और एसेट अप्रोच अगर मैं लगाती हूं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तो दोनों पे फर्क पड़ रहा है. ये निकाल के देखना पड़ेगा. यह आपको सिखाया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर डिक्रीज होते हैं तो रेशियो इंक्रीज होती. इसने डिक्रीज लिखा है, करना पड़ेगा. लेट्स सी, कुछ अज्यूम करते हैं. मान लो पीबीआईटी 2 लाख है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, ठीक है, इनटू व्हाट 100. कैलकुलेट करवाओ कितना बनेगा? 20 पे गया. दे रखा है उसने कुछ? हाँ चलो 4 लाख में 50% है, ठीक है, इस तरह से 50% है. हमने अजम्पशन ले ली. डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसने दे रखी है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है. जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट दे रखी है तो 12,500 से आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? कम. प्रॉफिट कम हो जाना है ना डेप्रिसिएशन से. नाउ इट विल बी 1,87,500. आई एम अज्यूमिंग कि इसमें एसेट जो मशीनरी थी वो 1 लाख थी. मशीनरी जितनी मर्जी हो, ओवरऑल डेप्रिसिएशन से आपका क्या हो जाना है? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो जानी है. तो 12,500 से कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगी, ठीक है. 4 लाख में से 12,500 जब माइनस किया 3,87,500. यू नीड टू कैलकुलेट इट बेटा. आपको देखना पड़ेगा इंक्रीज है कि डिक्रीज है. ठीक, आप इसे कैलकुलेट करो, कैंसिल करके देखो, देखो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. डन, ठीक है. सो दिस यू विल चेक. आप चेक करोगे और मैच करना कि हो रहा है हमारा जो उसने लिखा है डिक्रीज हो रही है रेशियो, वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा. ओके, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय चेक. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय चेक एक ऐसे रफ सी एंट्री बता देती हूं. डिबेंचर की पेमेंट हो रही है, डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, मींस आपकी फिक्स्ड लायबिलिटी कम हो रही है. फिक्स्ड लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. इसने जो कारण लिखा है वो जरा देखना. इसने डिबेंचर को मेरे को लगता है करंट लायबिलिटी माना, बट इट इज आवर ओन सब्जेक्टिविटी. आपको सिखाया हुआ है डिबेंचर्स कैन बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और कैन बी करंट लायबिलिटी.
कराओ हुआ ना रेशियो एनालिसिस में पहले भी। डिबेंचर समटाइम्स ही अज्यूम कि करंट लायबिलिटी है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कि कुछ डिबेंचर 1 साल में ही रिडीम होंगे। इसने देखो कारण क्या लिखा है, does not result in decrease in capital employed because redeemable debentures are a part of current liability without any change in profit, so it will not change। लेकिन अगर मैं मान के चलूं न्यूमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड डिबेंचर्स के कारण क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो रेशियो बढ़ती है, ठीक है। अगर आप अजम्पशन लोगे डिबेंचर्स आर ऑथर की अपनी सब्जेक्टिविटी है, इसने पता क्या माना है, रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब है जो आने वाले टाइम में क्या होने वाले हैं, जिनकी रीपेमेंट होने लगी है, मींस वी आर जस्ट पेइंग देम बैक। तो ही इज अज्यूमिंग शॉर्टर पीरियड में उनकी क्या हो जाएगी पेमेंट, बैलेंस शीट बनाने से पहले। दैट्स व्हाई ही अज्यूम कि जो डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं वो करंट लायबिलिटी है। यू कैन गो विद दैट आल्सो। हाँ, उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का नाम आपने सुना हुआ है। दीज आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर आपके डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गए हैं तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हुई पर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी, एंट्री होगी डिबेंचर्स टू शेयर कैपिटल। क्या फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से नो चेंज, बोथ आर द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर डिबेंचर कम हुए हैं तो बदले में शेयर कैपिटल बढ़ी है ना, देखो नो चेंज। उसने क्यों डिक्रीज लिखा है, पढ़ो फिर उसका कारण। फिर से उसने डिबेंचर को करंट लायबिलिटी माना, नहीं जा सकते, इतनी सारी अजम्पशन नहीं ले सकते। एवरीवन नोज एंड दिस इज लाइक विदाउट एनी डाउट डिबेंचर्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। मेरे हिसाब से नो चेंज वाला ठीक होना चाहिए। डन, नो चेंज ही करेंगे, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पता मेरे आई डोंट नो व्हाई ही अज्यूम्ड डिबेंचर्स एज करंट लायबिलिटी। So this was about change. Now you have to come at page number 4.76. Come at page number 4.76. When you are in the class, you have to listen my instructions. 3 बार मैंने बोला है, come at page number 4.76. Have you opened? Your companion has opened it. Okay, your companion has opened. You तो didn't react at all. हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है जी। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ाया, एक ही बात है। मैं बोली, आप बोले, एक ही बात है। डन डन। ओके, so 5th ratio yesterday we completed. Now we are coming at 4th profitability ratio, which we name net profit ratio. गर्ल्स बातें बंद करो। This is equal to, बोलो, net profit either we take before tax or we take after tax, it depends upon the information given in the question, divided by RFO into what, 100. What is the meaning of RFO? Revenue from operation. Done. It is always in percentage. Higher the ratio better it will be, or lower the ratio better it will be. Significance पढ़ना जरा. It is an indicator of overall efficiency of the business. Higher the NP ratio, better the business. This ratio helps in determining the operational efficiency of the business. An increase in the ratio over the previous period shows improvement in the operational efficiency and decline means otherwise. अगर पिछले 3-4 सालों से आपकी लगातार NP रेशियो बढ़ रही है, it means कि you do have the control over your indirect expenses. It means कि your operational efficiency is increasing. आपकी इनकम बढ़ रही है, ऑपरेटिंग इनकम बढ़ रही है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. So it is an indicator of your operational efficiency, right? A comparison. और आप अपनी रेशियो का अपने कॉम्पिटिटर्स की रेशियो के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं. Then also you can come to know about the standability, your own market standability in the market, right? So this is to what extent this ratio is helpful. Come at 117th illustration. बच्चों क्वेश्चन में जीपी रेशियो देके वो मेरे से एनपी रेशियो कैलकुलेट करने को बोल रहा है. So see how I will be using the information. 117th illustration on the same page number 4.76. मेरे साथ क्वेश्चन किया करो, आपको हैबिट बनेगी कैलकुलेशन करने की. ठीक है, सुनना इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता जितना आप खुद प्रैक्टिकली करते हो. So start doing it. This is 117. हाँ, जीपी रेशियो. कल एक हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था, चाहो तो 100 इधर लिख लो, चाहो तो 100 से उधर डिवाइड कर दो. कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना ऐसे.
जीपी डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100 इज इक्वल टू 25%। फिर 100 को उधर ले जाते थे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता था। दिस इज अ राइट वे टू राइट। डन। जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, फिर जितनी रेशियोज ने दे रखी है वो लिख दो। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आई हैव इन द क्वेश्चन, देखना जरा, कैश सेल्स 2 लाख, credit sales 90% of total sales। मेरे को फॉर्मूला में क्या चाहिए यहाँ पे? RFO, मतलब टोटल सेल्स चाहिए। सो लेट मी अज्यूम टोटल सेल इज इक्वल टू X, ठीक है, एंड X इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट। डन। कैश सेल ही हिमसेल्फ इज गिविंग टू मी 2 लाख। क्रेडिट सेल ही सेज 90% ऑफ X। 90% ऑफ X को जरा कन्वर्ट करवाना। 9x ओवर 10 लिख सकती हूं मैं इसे। 90% ऑफ X को 9x ओवर 10 लिख सकती हूं मैं। ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई एम मिसिंग 1 पॉइंट, आई एम स्किपिंग 1 पॉइंट। X ऑलरेडी इधर है और क्रेडिट सेल कितनी बन चुकी थी? 9x ओवर 10। मैं उसको इधर ले आऊं, माइनस करूं। 9x over 10 minus हो गया is equal to 2 lakh. Ultimately my funda is to calculate total sale because I have to replace my total sale here. RFO की जगह मेरे को total sale लिखनी है। Getting it? Solve करवाओ। 10x minus 9x that will be x over 10 is 20 लाख आई भाई। काउंटर चेक भी करवाती हूँ। 20 लाख का 90% 18 लाख। 18 लाख में 2 लाख ऐड किया, 20 लाख टोटल सेल डन है। चलिए जी, पुट करिए। जीपी डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 0.25। 100 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 लाख का कितने? 1/4। सो जीपी कम्स टू मी 5 लाख। चेक करो बुक में से। हमारे से क्या पूछा? ही हैज नॉट आस्क्ड मी टू कैलकुलेट जीपी, ही हैज आस्क्ड मी कैलकुलेट एनपी रेशियो। अब जरा सोच समझ के बताना, अगर जीपी में मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दूं और इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर दूं, इनकम्स ऐड कर दूं तो एनपी नहीं आ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा याद करो। जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता था +1 क्लास में, वहां पे हम लोग एनपी वाला स्टार्ट करते थे P&L अकाउंट। तो सेम ही तो फंडा लगाया मैंने। जीपी आपके पास अगर आ गया है, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो और इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दो तो एनपी आ जाएगा। I am assuming tax is 0 because he is not giving me tax in the question. Has he given me the information about expenses? Yes, but he is not giving me the income information. So I will be again assuming incomes are 0. ठीक है जी। तो 5 लाख आपका क्या है? जीपी है। उसमें से 20,000 जब एक्सपेंसेस माइनस किए, you got your NP 480. Any doubt to anyone? 480 NP आ गया। कैसे किया मैंने? जीपी निकाल चुके हैं, 5 लाख एक्सपेंसेस बीच में से माइनस कर दिया, इनकम नहीं दी तो ना सही। अब एनपी का फॉर्मूला कांट यू अप्लाई? अब एनपी रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हो, लगवाओ। एनपी रेशियो इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू व्हाट? 100। कैंसल इट। ओके डन। जिस कंपनी की जीपी रेशियो 25% थी, उसकी एनपी रेशियो 24% आई है। कंपनी एक्चुअली इज गुड बिकॉज कंपनी का अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल। देयर इज नॉट अ बिग गैप between your GP ratio and NP ratio. So this is the way how you will be commenting upon this NP ratio. 118 पे आइए। Come at 118. Again NP ratio. How I will be using the information, but beforehand I always refer the formula. RFO से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। मेरे पास क्वेश्चन में RFO है 5 लाख। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, RFO मींस नेट सेल्स। RFO मींस नेट सेल्स।
नेट सेल्स मींस अगर क्वेश्चन में कहीं रिटर्न दे रखी है तो दोबारा मत डिडक्ट करने बैठना, आरएफओ अपने आप में रिटर्न माइनस करने के बाद। हाँ, क्वेश्चन में अगर सेल्स दे रखी हैं और रिटर्न अलग से दे रखी हैं, फिर सेल्स में से रिटर्न माइनस करके आपने नेट सेल्स लिखनी है। टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। So this thing you have to keep in your mind. In case he gives you sales return, you are not going to deduct here because ROF itself means net sales. RFO का मतलब ही क्या है? नेट सेल्स है। ये बात याद रखनी है आपको। चलिए जी, मेरे पास क्वेश्चन में जीपी है। जीपी में से खर्चे माइनस कर दूं और इनकम ऐड कर दूं तो बात बन जाएगी। ठीक है, करवाइए फिर। जीपी है 2 लाख, सैलरीज एंड वेजेस माइनस किया। मान लो क्वेश्चन में लिखा होता वेजेस एंड सैलरीज, विल यू डिडक्ट? यहाँ पे तो डिडक्ट करेंगे। मान लो क्वेश्चन में इंटरचेंज किया होता वेजेस एंड सैलरीज, तो आप डिडक्ट करते नो, बिकॉज पहले वर्ड की अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। वेजेस एंड सैलरीज अगर होता तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका होता जीपी की कैलकुलेशन से पहले। दिस हियर बाय ही कैन पुट अ ट्रिक, यहाँ पे वो चेंज कर सकता है वर्डिंग। ठीक है, तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। मान लो क्वेश्चन में फ्रेट होता, विल यू डिडक्ट? फ्रेट इज ऑल्सो माई डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड होता, विल यू डिडक्ट? नो, बिकॉज कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो माई डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। आपको सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। करिए फिर। 2 लाख में से 45 माइनस किया 155, 155 में से 10 और माइनस किया 145, 145 में से 5 माइनस किया 140, और इनकम कितनी है? 60,000। 2 लाख आ गया इन पे 2 लाख। चलिए जी, पुट करिए 2 लाख। कितना आया जी? कैलकुलेटेड, सारी जीरोस कैंसल, 20 पे ये गया, 25 से 100, so 20 into 2 is equal to 40%. Any doubt to anyone? Any doubt to anyone? So this is the way. 119th 119th करने से पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। मैं क्योंकि रिवर्स फॉलो कर रही हूँ पैटर्न, तो इससे पहले वो ऑपरेटिंग रेशियो हमें सिखा चुका है। ठीक है, मैं ऑपरेटिंग रेशियो की एक तो इलस्ट्रेशंस करवाती हूँ, फिर मैं ये वाली एग्जांपल करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले आपको जब तक ऑपरेटिंग रेशियो का नहीं पता होगा यू कांट कैलकुलेट इट। इसके बाद वाली देख लो, कोई और है करने वाली? खत्म है, बस डन। पेज पीछे आओ, उसको फोल्ड करके ही रखो, वो देखते हैं बाद में। पेज नंबर 4.72 पे आइए, थर्ड रेशियो। जिन्होंने कल क्लास नहीं लगाई थी उनके लिए मैं बता रही हूं, इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वी हैव 2 siblings and that 2 siblings are named as operating ratio and operating profit ratio. Only operating ratio and second as operating profit ratio. दोनों का टोटल 100 के बराबर होता है स्टूडेंट्स। Both of these 2 ratios give me the total of 100. If one ratio is being given, another you can calculate by deducting that from 100. For example, मैंने कल भी यही एग्जांपल ली थी। Operating ratio is 87.12. You can easily calculate operating profit by deducting this 87.12 from 100, क्योंकि दोनों का टोटल 100 के बराबर। ठीक है जी, तो दूसरी रेशियो क्या आएगी बोलो? 12. ठीक है जी, as both ratios total is equal to 100. ठीक, so I am going to pick this ratio first, क्योंकि थर्ड नंबर पे ये है। Who will tell me its formula? This is equal to operating profit, नाम से फॉर्मूला बनेगा। We always divide it with what? RFO. हम हमेशा RFO से डिवाइड करते हैं सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, सिर्फ ROI को छोड़ के। ROI is always being calculated by dividing PBIT with capital employed. ठीक है, इसमें RFO ही लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई हर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को करना है, बिकॉज ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर ऑलवेज बीइंग कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। और कोई कैटेगरी ऑफ रेशियो है जो परसेंटेज में आती है? कौन सी? No other ratio comes in percentage. It is only the profitability ratios which comes in percentage. All the turnover ratios were coming in times. ठीक है, first and second category liquidity and solvency ratio were always in pure form. ठीक है, like 2:1, 3:5 इस तरह से आंसर आता था। And some, हाँ जी,
ओके, परसेंटेज में नहीं आती। वन 112th इलस्ट्रेशन देखो, सी 112th इलस्ट्रेशन। मोहित सिर्फ एक आंसर को उसने परसेंटेज में निकाल दिया, बट वी नेवर कैलकुलेट। सिर्फ एक आंसर को निकाला, बाकी सारा प्योर फॉर्म है। डन। सो नो अदर रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। अब 112 पे आ जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 75,000, सेल इज 5 लाख इनटू व्हाट 100। चलो सम्यक, कितनी परसेंटेज? ही ऑलवेज हेल्प मी टू कैलकुलेट। बिल्कुल ठीक, 15%। डन, इजी। आगे चलो। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। अमितोज बी क्वाइट। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। अभी सिखाया, अगर ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगी, 100 में से उसे माइनस कर दूंगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपने आप निकल जाएगी। डाटा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं है ही नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमें पता है अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड यू नो ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन से फॉर्मूला में यूज होती है? ऑपरेटिंग रेशियो में। मींस इसका सेकंड सिबलिंग निकाल लो और उसको 100 में से माइनस कर दो तो ये रेशियो आ जाएगी। दिस इज द वे ही इज गिविंग मी द डाटा and you have to utilize this data. What I am going to calculate? Operating ratio is equal to operating cost divided by RFO into what? 100. इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट कर रही हूं। कौन सी रेशियो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6 लाख, 520 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 520 डिवाइडेड बाय 6 लाख। करवाओ कैंसल। मैंने ऐसे ही करवाना है, मैंने ऐसे करवाना है, वो जैसे मर्जी करे। आई विल बी यूजिंग दैट रिलेशन ऑफ सिबलिंग्स। सिबलिंग का रिलेशन करवाया ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ऑपरेटिंग रेशियो का लगाओ फिर फॉर्मूला। 4 zeros। क्या कितना कैलकुलेट करके आता है? कैलकुलेटेड 4 zeros गॉन 86 पॉइंट आ रहा है, 86.77। सभी कैलकुलेट करो। आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड। लेट देम। प्रभनूर कितना? 86.67 कर दें। अगर ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर ये आ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? 100 में से माइनस करके, वो 13.33 होगा। डन, बस आपने ये याद रखना। वो जैसे मर्जी करे, मेरे को यही रिलेशन याद रखना। डन। चलो जी, थर्ड केस करवाओ। यस, वंस अगेन दैट इज डिफरेंट। जब तक मैं समझाऊंगी नहीं, शायद आपको नहीं पता चलेगा हाउ टू यूज द इंफॉर्मेशन। लेट्स सी। एक फॉर्मूला देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। एनी लॉजिक बिहाइंड इट? नेट प्रॉफिट निकालते हुए हमने किसी भी एक्सपेंस को डिफरेंशिएट नहीं किया था। वी डिडक्टेड ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहता है? एक्चुअल अर्न्ड प्रॉफिट फ्रॉम द रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपने माइनस कर दिया है तो उसे ऐड कर दो, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉट बीइंग रिलेटेड विद द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, दैट वी शुड नॉट डिडक्ट। Similarly, non-operating incomes are those income which are of non-recurring nature. आपने प्रॉफिट निकालते हुए, नेट प्रॉफिट निकालते हुए किसी भी इनकम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करी थी, अब करो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कारण प्रॉफिट पहले क्या हो गया होगा? अप। आपने उसे क्या करना था? ऐड ही नहीं करना था, अब माइनस कर दो। Now, let me tell you few examples of non-operating expenses and non-operating incomes. Non-operating expenses are those expenses which are of non-recurring nature, like loss of stock due to fire, like loss on sale of fixed assets,
And what about the non-operating incomes which are not of regular nature, like you tell, profit on sale of fixed assets, like insurance claim receipt. बार बार थोड़ी ना कोई खराबी होगी और आपको क्लेम मिलेगा, हर रोज थोड़ी ना आप अपना फिक्स एसेट बेचोगे और वो उस पे प्रॉफिट होगा. So these all are other expenses and incomes of non-operating nature that you have to reverse back. आप ऑलरेडी इन खर्चों को माइनस कर चुके हो, ऐड करो. आप ऑलरेडी इन इनकम्स को ऐड कर चुके हो, अब माइनस करो. सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन कि आप जीपी वाला फॉर्मूला लगाओगे कि एनपी वाला लगाओगे in order to calculate operating profit. This is the most typical ratio which will confuse you that which type of data I have to use to calculate the ratio. Right? अब हमारे पास इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, how to calculate operating profit. Who will tell me orally GP कितना आएगा? GP कितना आएगा? 7,20,000 का 20% 1,44,000, क्योंकि जीपी रेशियो 20% है. 20% किसका? सेल का होता है भाई, सेल का होता है. ठीक है. सो जीपीआई कैलकुलेटेड 144. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन, यस 36. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1,08,000. 1,08,000 divided by 720 into what? 100. So you will be having your operating ratio. Come at the back exercise. क्वेश्चन, जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट एट 117 क्वेश्चन.